Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ये सीरीज है ही अपनी और नाइन्थ सेशन है इस सीरीज का। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं। एक बार आ जाओ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फटाफट से। चलिए, आज कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस हैं, मतलब हम जनरली 20 से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं। आज हम करेंगे कुछ 12 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सेशन 9 है, पीडीएफ एक साथ ही मिलेंगी। सेशन आपको पसंद आएगा, डिस्कशन पसंद आएगा। बेसिकली क्वेश्चंस तो आप चाहे जहाँ से देख लीजिए, है ना। तो वो आपको हेल्प करेगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती है, आजकल नहीं मिल रही है, कुछ एक प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं जल्दी ही रिजॉल्व कर लूँगी तो फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी पीडीएफ्स। ठीक है बात। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वीईएस। वीईएस की करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप पूछा है। वीईएस एक एक्रोनिम है, उसका विस्तारित रूप पूछा है। बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। पहला है विलेज एक्सपीरियंस कमेटी, दूसरा है विलेज एक्सकर्जन कमेटी, फिर है विलेज एजुकेशन कमेटी या फिर विलेज एनहेंस कमेटी। फटाफट से आंसर कीजिए, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे और आगे की बात करेंगे। ठीक है बात। आ जाओ पहले। कई लोग तो आज तैयार ही नहीं है, उससे पहले ही क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, है ना। देखिए एक बार। बहुत बढ़िया, ग्रेट। फर्स्ट का सी ज्यादातर लोग कह रहे हैं, वीईएस बोले तो विलेज एजुकेशन कमेटी। बिल्कुल बात ये सही है। जो एक प्रोग्राम आया था डीपीईपी करके, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एजुकेशन और समथिंग इसका नाम था ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन या प्राइमरी से रिलेटेड ये डीपीईपी एक योजना आई थी, जिसमें बात हुई है किसकी, विलेज एजुकेशन कमेटी की। कि जो विलेज एजुकेशन कमेटी बने, जिसमें गांव के सरपंच हैं या आसपास के जो लोग हैं, वो स्कूल में स्मूथ तरीके से पढ़ाई हो सके या पूरा काम चल सके, इसलिए कम्युनिटी भी साथ आए। तो एक कमेटी बनी विलेज एजुकेशन कमेटी, जो स्कूल को हेल्प करती है स्मूथली वर्क करने में। एक लोकल एरिया से जिसमें कुछ मेंबर्स हैं वो काम करेंगे। ठीक, तो डीपीईपी पॉलिसी के तहत, इसके बारे में आप चाहें तो विस्तार से पढ़ सकते हैं, नहीं तो कभी इस डीपीईपी पॉलिसी को ही पढ़ लेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन और प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा करके इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप, यानी शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य पहचानना है आपको। एम्स मतलब फिजिकल एजुकेशन हम देते क्यों हैं। जो आप फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं और जिसमें आप 12th से लेकर के और सभी जगह पे पढ़ते हैं, स्पेशली स्कूल एजुकेशन में तो कंपलसरी भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक लेवल तक। उसके बाद अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, हम फिजिकल एजुकेशन दे क्यों रहे हैं बच्चों को, क्या डेवलप कराना चाहते हैं। इमोशनल एडजस्टमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, स्पिरिचुअलिटी या ओबीडियंस। तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे जो बात होगी वो होगी इमोशनल एडजस्टमेंट। बच्चा क्या है, इमोशनली एडजस्टेड फील करता है जब वो फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। अब ये स्पोर्ट्स से लेकर के और बहुत सारे अलग अलग योगा से लेकर के बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। ये चीजें आपको इमोशनली एडजस्टेड पर्सनैलिटी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप गेम्स में या स्पोर्ट्स में या किसी भी एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आप बैलेंस में फील करते हैं, या फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो आपको हार जीत दोनों को एक्सेप्ट करना सिखाती है, आपको कोऑपरेशन सहयोग सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है। और इन सब चीजों के लिए आपका इमोशनली वेल एडजस्टेड होना जरूरी है, यानी आपका इमोशनल एडजस्टमेंट बेहतर होता है। क्लियर है जी बात। तो ए ऑप्शन बाकी 3 से बेहतर है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए तो फिर वर्क एजुकेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पिरिचुअलिटी, ओबीडियंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही ये बात सिखाएगा, फिर अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ वीईसी इज। वीईसी जिसकी हमने अभी बात की थी, विलेज एजुकेशन कमेटी, उसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन होंगे। टीचर होंगे, पेरेंट्स होंगे, हेडमास्टर या फिर ग्राम सरपंच। बताइए एक बार। विलेज एजुकेशन, हाँ तबियत थोड़ी ढीली है हेमंत। विलेज एजुकेशन कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, ये पूछा है। फटाफट से आंसर कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। स्पीड आजकल हम थोड़ी सी ज्यादा रख रहे हैं क्वेश्चंस की।
थर्ड का सी, नहीं नहीं नहीं। विलेज एजुकेशन कमेटी जो है वो स्कूल में स्मूथली एक्टिविटी हो, पढ़ाई लिखाई हो, इसलिए विलेज के जो मेंबर्स हैं कुछ, उनका भी सहारा यहाँ पे लिया जाएगा। तो जो उसका प्रेसिडेंट होगा वो ग्राम सरपंच होगा। आपने देखा होगा गांव के स्कूल आप कभी विजिट किए हों या कोई आसपास आपके कभी आप रहते हो, तो जो ग्राम सरपंच है या ऐसे जो मेंबर्स हैं, ग्राम सभा भी कई ग्राम सभा जैसी चीजें, वो मेंबर्स स्कूल में योगदान देते हैं, है ना, उनका भी कुछ ना कुछ रोल है। तो यहाँ पे जो विलेज एजुकेशन कमेटी है उसके हेड होंगे ग्राम सरपंच। ठीक, प्रधान या सरपंच एक ही बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये अलग होती है, बताना एक बार कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, हॉरिजॉन्टल अपग्रेडिंग एंड वर्टिकल अपग्रेडिंग आर रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। यानी हॉरिजॉन्टल अपग्रेडिंग, हॉरिजॉन्टल होता है एक ही लेवल, मान लीजिए एक लेवल है, यानी लेवल मींस 5th ग्रेड है, उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक्स हो सकते हैं। वर्टिकल अपग्रेडिंग है कि लेवल, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो 6th में भी कॉमन है, 7th में भी कॉमन है, और उनकी बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाए, तो उसको वर्टिकल अपग्रेडिंग कहते हैं। तो एक लेवल पे अलग अलग एक्टिविटीज और अलग अलग लेवल पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ने की जो ये ट्रेनिंग है वो किस ग्रुप से रिलेटेड है या कहाँ कराई जाती है। तो प्री सर्विस टीचर्स के लिए होती है इन सर्विस टीचर्स, इन सर्विस प्रिंसिपल्स या ट्रेन्ड प्रिंसिपल्स। बताइए एक बार फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी से। तो इसका आंसर होगा इन सर्विस टीचर्स। भाई जब आप स्कूल में हैं ऑलरेडी, तभी तो आपको नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल, वर्टिकल जो आपका अपग्रेडिंग है कि 6th में मान लो एक टॉपिक है, उसको और नेक्स्ट लेवल पे डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगा, 7th में और बढ़ेगा, 8th में और बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल अपग्रेडिंग है, मल्टीपल टॉपिक्स होंगे एक ही लेवल पे। तो ये इन सर्विस मतलब एक होती है प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग जिसमें आप टीचिंग ट्रेनिंग में करते हैं, एक होती है इन सर्विस। तो इतनी ज्यादा जो डीप में होगी वो इन सर्विस होगी, जब आप टीचर बन चुके हैं तब आपके सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे इस चीज को लेकर के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज फर्स्ट स्टेटेड बाय विच कमीशन। यानी वर्क एक्सपीरियंस आप देखते हैं एक सब्जेक्ट भी है आपका, 12th वगैरह में भी आपने देखा होगा, इवन अपने टीचिंग ट्रेनिंग बीएड, डीएलएड, बीएड, इन सब में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो वर्क एजुकेशन को किसने पहली बार स्टेट किया या वर्क एजुकेशन को लाने की बात किस कमेटी ने की? आकाश सिंह, फर्स्ट टाइम तो नहीं हो आप, तो बहुत बार लाइव होते हो, हैं पता है मुझे, जो लोग डेली लाइव आते हैं लाइक शेयर कर दीजिएगा एकदम खुशी खुशी। डेली कुछ कुछ करना जरूरी है। अभी कल वेंसडे है, परसों हो सकता है मैं एक 1 लाइनर का आपके साथ सेशन लूं जिसमें हम कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है ये वाला ही। देखिए कोई कह रहा है सी, नहीं, ये कोठारी आयोग ने किया था, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसके अंदर ये, इसको ठीक कर लीजिएगा, कोठारी आयोग 1964 से 66 में आया था। डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, जिनके नाम पे ये जो है नाम पड़ गया इसका कमीशन का। और इसी में पहली बार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी, जिसको हम त्रिभाषा सूत्र बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ, धन्यवाद लक्ष्य भारद्वाज। बाकी हाँ, मेहनत कीजिए और सही दिशा में वर्क कीजिए। क्या कोई एक पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए आपको, वो आप बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्कूल्स मस्ट टेक फ्रिक्वेंट हेल्प फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के लिए, यानी उनका जो एकेडमिक प्रोग्रेस है वो बेहतर हो, स्कूल्स को फ्रिक्वेंट हेल्प किसकी लेनी चाहिए? टेक फ्रिक्वेंट हेल्प फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, किस ग्रुप की फ्रिक्वेंट हेल्प, यानी बार बार उनसे वार्तालाप हो, उनसे डिस्कशन हो, कोई एक प्लान बनाया जाए, उनको शामिल किया जाए, किससे ले स्कूल फ्रिक्वेंट हेल्प बच्चे के भले के लिए? तो भाई बच्चे के भले के लिए स्कूल के बाद पेरेंट्स ही हैं सबसे इंपॉर्टेंट, या मतलब मैं कहूं तो पेरेंट्स के बाद स्कूल है। मतलब दो चीजें, दो लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। तो स्कूल यहां पहले से इन्वॉल्व है, दूसरे हो गए पेरेंट्स। ठीक, ये सब एक साइड और यहाँ स्कूल और पेरेंट्स एक साइड, बाकी के तीनों तो कहीं ना कहीं स्कूल से ही जुड़ गए हैं। ठीक है जी बात, वो तो स्कूल से ही जुड़ गए हैं, अदर देन स्कूल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वाज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस। यानी एजुकेशन फॉर ऑल जो बात करता है बेसिकली कि इंक्लूसिव एजुकेशन या सभी तक एजुकेशन पहुंचाई जाए,
ये कहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको WCE कह सकते हैं, आई थिंक वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, WEC कह देंगे। 1980s में हुई थी वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक। ये 1980s में हुई थी और जहां ये डिसाइड हुआ कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। ये थाईलैंड की एक जगह है, जोमशियन कहते होंगे या तो इसको, या जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी सही हुआ। तुक्का मत मारो, जयपुर नहीं है ना, जॉर्डन भी नहीं है, जमाइका भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने लायक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्पेशल ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो किसके लिए होते हैं? एक तो होते हैं नॉर्मल ओलंपिक्स, इनको स्पेशल ओलंपिक्स या फिर आई थिंक पैरा भी बोल देते हैं, पैरा ओलंपिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए एक बार फटाफट से बताइए, आएगा बैच, अभी सीटेट आने तो दो। बताओ एक बार, आंसर करो फटाफट से, लाइक शेयर करो और आंसर करो, बाकी कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, है ना। देखो एक बार, एक्स्ट्रा बातें हम करेंगे यहाँ। स्पेशल ओलंपिक्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन? किस सेक्शन के लिए पॉपुलेशन के स्पेशल ओलंपिक्स? स्पेशल का मतलब ये जिनको कोई स्पेशल नीड हो उनके लिए, है ना। तो इमोशनली डिस्टर्ब्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, सोशली एक्सक्लूडेड या मेंटली रिटार्डेड एंड विद कॉग्निटिव डिलेज। बताइए एक बार। स्पेशल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली ही स्पेशल फील करेंगे, वो किसी भी सेंस में हो सकते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो कॉग्निटिव डिलेज हो गए हो, ठीक। ऐसा D+B कहता है। पैरा तो आई थिंक फिजिकली ही होगा अगर पैरा लिखा होता तो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9th पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, एन एंजल इन अ पर्सन इन साइको एनालिटिकल थियरी फॉर हुम इट इज यूज्ड फॉर? यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में एक व्यक्ति में एक एंजल, या एंजल को जो भी कहते होंगे, एंजल को क्या कहते हैं हिंदी में? परा तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो एक एंजल या भगवान का रूप मान लीजिए आप, किसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा? इड, सुपर ईगो, ईगो या लिबिडो? बताइए एक बार। दूत कह सकते हो, राजदूत तो नहीं होगा, कुछ और होगा। फरिश्ता, हाँ फरिश्ता कह सकते हो, वो थोड़ा एक डिफरेंट वर्ड हो जाएगा, बट उर्दू फारसी। देवदूत कोई कह रहा है, खतरनाक खतरनाक, कोई कह रहा है एंजल प्रिया। नहीं नहीं, मतलब बात समझ में आ गई ना, उतना काफी है। इतनी गलती तो आजकल पेपर में भी होती है ट्रांसलेशन में। देखो एक बार, अगर हम बात करें तो एड तो भैया कभी भी देवदूत नहीं बन सकता, है ना। ये क्या है? ये तो एंजल तो हो ही नहीं सकता, ठीक। ये तो डिजायर प्रिंसिपल पे है, ये तो क्रिमिनल प्रवृत्ति की तरफ लेके जाएगा आपको अगर ज्यादा हो गया तो। ईगो रियलिटी बेस्ड है, तो इसको बहुत अच्छा भी नहीं बनना और बहुत बुरा भी नहीं बनना। लिबिडो भी टोटल सेक्सुअल अर्ज या अर्जेस के बेसिस पे है, ठीक। तो सुपर ईगो एक ऐसी चीज है जो मॉरलिटी की बात करता है, जो बड़े बूढ़े राजदूत और वो देवदूत टाइप्स के कुछ गलत करना ही नहीं है, सच बोलना है तो सच ही बोलना है। दिस इज सुपर ईगो, कि एक देवदूत के रूप में एक व्यक्ति में काम करेगा ये, ठीक। सुपर ईगो, मॉरलिटी प्रिंसिपल, ये सिगमंड फ्रॉइड इसकी बात करते हैं अपनी थियोरी में। अभी कुछ टाइम पहले हमने इनकी थियोरी की थी और बहुत अच्छे से डिटेल में की थी, यूट्यूब पे एक बार देख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइकोलॉजी हैज मेड एजुकेशन व्हाट? मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बनाया है, ये पूछा है। करिकुलम सेंटर्ड बना दिया है, टीचर सेंटर्ड बना दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है, या सब्जेक्ट सेंटर्ड बना दिया है? देखो, मनोविज्ञान बात करता है एक व्यक्ति की, उसके मन की, उसकी प्रवृत्तियों की और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। तो जब हम बच्चे को जान जाएंगे, बच्चे के मन को जान जाएंगे, तो फिर हम उसको एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के अकॉर्डिंग चलने की बात करेंगे। तो साइकोलॉजी ने चाइल्ड सेंटर्ड बनाया है किसको? एजुकेशन को। क्योंकि आप बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका इंटेलिजेंस, उसकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट, उसके डेवलपमेंट को समझने लग गए साइकोलॉजी के कारण, और जब आप इन सब चीजों को समझने लग गए तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग चलने लग गए, यानी आपका करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड हो गया। बच्चे को सेंटर में रखेंगे क्योंकि शिक्षा हम बच्चे के लिए दे रहे हैं, शिक्षा बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विल्हेम वुंट ऑफ जर्मनी इज नोन फॉर? जर्मनी के विल्हेम वुंट को किस लिए जाना जाता है? विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट को किस लिए जानते हैं आप लोग, ये पूछा है। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए।
विल्हेम वुंट को आप क्यों जानते हैं? विल्हेम वुंट जो अभी पहली क्लास हुई थी ना, जब ये जो रीट वाला और यूपीटेट वाला जो एक सीरीज हमने शुरू की थी इधर यूट्यूब पर ही, उसमें मैंने आपको बताया था विल्हेम वुंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स पे काम नहीं किया, कंप्यूटर्स से तो बहुत पहले आए थे ये। प्रोपाउंडिंग अ थियोरी ऑन सोशल डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं है, ये तो कोई खास इनका साइन लर्निंग, तो टॉलमैन बात करते हैं साइन लर्निंग के बारे में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओपनिंग फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला खुली 1879 में, और ये कहाँ थी? लिप्जिग जर्मनी, लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर। वो किसने खोली? वो विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट ने खोली, जिनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्कूल था स्ट्रक्चरलिज्म, जिसकी स्थापना इन्होंने की। स्ट्रक्चरलिज्म जिसको वॉलंटियरिज्म पहले कह दिया जाता था, यानी संरचनावाद, जिसके फादर इनको कह दिया जाता है। हालांकि जो स्ट्रक्चरलिज्म नाम है वो इनके ही एक शिष्य थे, एडवर्ड टिचनर, उन्होंने दिया था। ठीक है जी बात। तो ये बेसिक सी बात है कि वुंट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक तरह से मनोविज्ञान को एक साइंस के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है इनको। इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, एक लैब स्थापित की, पहली बार दुनिया की पहली लेबोरेटरी थी ये साइकोलॉजी की। भाई साइंस की होती है ना लेबोरेटरी, तो इन्होंने साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी स्थापित की 1879 में लिप्जिग के अंदर, जो कि जर्मनी में था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कई लोग इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आज के लिए लास्ट, आज क्वेश्चंस थोड़े से हम कम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 says the environmental factors that shape development include all of the following except, यानी वो environmental factors, वो पर्यावरणिक कारक जो एक व्यक्ति के विकास को शेप करते हैं या आकार देते हैं, सारी चीजें इंक्लूडेड हैं सिवाय किसी एक को छोड़कर। यानी पर्यावरणीय कारकों में कौन सी एक चीज संबंधित नहीं है या जुड़ी हुई नहीं है पर्यावरणीय कारकों से? बताइए एक बार। कोई कह रहा है डी 100%, लव अब्दुल, बहुत बढ़िया जी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये तो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा ना। अगर आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप कहीं किसी गली नुक्कड़ के किसी कॉलेज पे पढ़ रहे हैं जो सिर्फ ऐसे ही है, तो डिफरेंस है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कैसी दी जाएगी, ये तो एनवायरनमेंट पे है ना। आप किसी को, वो आपने वो फैमिली मैन शो देखा ही होगा, तो उसमें क्या है, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सारा खेल एनवायरनमेंट का है। आप किसी को टेररिस्ट भी बना सकते हो और आप किसी को एक देशभक्त या पैट्रियट या कुछ एक अच्छा वॉरियर भी बना सकते हो। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो टोटली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, भाई कैसा न्यूट्रिशन मिलेगा वो भी आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अगर एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहां सारा पौष्टिक आहार बच्चों को मिला है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट अच्छे से होगा। नहीं मिला, ऐसा एनवायरनमेंट है जहां न्यूट्रिशन देखने को नहीं था, भूखमरी थी, तो दिक्कत है, बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, कुपोषण का। कल्चर यानी संस्कृति, ये भी एनवायरनमेंट का ही तो हिस्सा है। आप आज भारत में बैठे हैं, कल आप अंटार्कटिका चले जाइए, चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। ठीक, तो फिजिक एक ऐसी चीज है जो हेरिडिटी से संबंधित है, जो ज्यादा डोमिनेंट होती है हेरिडिटी से, आपकी आनुवांशिकता से, आपके जीन्स से, बजाय कि एनवायरनमेंट के। अब अगर आपकी जो हेरिडिटी में हाइट सेट है कि 6 फीट नहीं जाएगी, तो वो नहीं जाएगी, चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशन दे लीजिए, उससे ऐसा नहीं होगा कि आप 7 फीट चले जाएंगे, जो एक प्रोबेबिलिटी है दोनों के बीच की, क्योंकि हेरिडिटी लिमिट सेट कर देती है किसकी, विकास के लिए, वृद्धि के लिए। तो फिजिक जो है वो हेरिडिटी से संबंधित है, ना कि एनवायरनमेंट से। ठीक है, या टाइप, आपकी बॉडी टाइप कई लोगों का। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो अब कर देंगे, और सब्सक्राइब करके रखा होगा ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। आजकल टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो आप चैनल के थ्रू ही जुड़िए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बी योर ओन कॉन्स्टेंट, अपने साथ बने रहें। और आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं आज, और अगर कहीं डाउट है तो कहाँ है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। एक 1 लाइनर्स का सेशन या तो हम थर्सडे रखेंगे या फिर हम रखेंगे फ्राइडे, इनमें से किसी दिन हो सकता, थोड़े से हम डिफरेंट चीज़ें कर लेंगे, ताकि एक रीट का भी एग्जाम है, एनटीटी का भी एग्जाम है, तो कई लोगों का रिवीजन 1 लाइनर के थ्रू जल्दी से हो जाता है, आसानी से। सीटेट का नोटिफिकेशन देखो कब आता है, जुलाई तक आ ही जाना चाहिए मेरे ख्याल में। आदित्य कुमार हैप्पी बर्थडे भाई, आपको कल था आपका बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और बताओ, है ना, ईश्वर आपको वहां पहुंचाए जहाँ के आप, जहाँ जो आप डिजर्व करते हैं उतनी मेहनत करने की क्षमता दे, है ना। चलिए फिर 7, 9, 10, 12
12 नहीं आए किसी के? मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करा देंगे एक बार उदय सर को बोल के, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ। हाँ, आपने देख ली फाइनली? हाँ हाँ, देख लिया मैंने, फैमिली मैन देख लिया। बहुत टाइम बाद कोई सीरीज या कुछ मूवी ऐसी देख ली कुछ, है ना। चलो फिर आज क्लास होगी, चल तो रही है, और कैसे कैसे होगी है। चलो कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर, टेक केयर, गुड नाइट।